किडनी में दो प्रकार की बीमारियां होती हैं, एक तो एक्यूट किडनी डैमेज जो कि बीमारियों में रिवर्स हो जाती है किडनी की डैमेज, जैसे कि कोई स्टोन फंस जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए। जो दूसरा सब ग्रुप है क्रॉनिक किडनी डिजीज विच इज स्लो ग्रोइंग परमानेंट डैमेज, इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ टू द किडनी। सो अगर किसी का क्रिएटिनिन मोर देन 5 पहुंच गया है तो एक तरह से उसकी 95% किडनी डैमेज हो चुकी है और वो CKD स्टेज 5 में है, क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5, या जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में एंड स्टेज किडनी डिजीज कहते हैं, ESRD। जो ट्रांसप्लांट की सर्वाइवल होती है वो हमेशा डायलिसिस से बहुत बेहतर होती है इन टर्म्स ऑफ लॉन्जेविटी, लेंथ ऑफ लाइफ, लेंथ ऑफ ईयर्स लिव्ड एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइफ। ट्रांसप्लांट के जो हमारे देश में लॉज हैं वो बड़े सख्त हैं। जो किडनी देने के लिए जो आदमी या औरत या जो भी है वो फैमिली मेंबर होना चाहिए। सेहतनामा में इससे पहले के एपिसोड में डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं और किडनी मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, किडनी स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हमने बात की थी अर्ली सिम्टम्स किडनी ख़राब होने के। लेकिन जब किडनी ख़राब हो जाती है फिर उसका इलाज क्या है, क्योंकि कई बार किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ती है, कई बार डायलिसिस होता है। तो कब डायलिसिस होता है और कब किडनी ट्रांसप्लांट होती है, आज ये जानेंगे। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो हमने इससे पहले किडनी ख़राब होने के सिम्टम्स पर भी बात कर ली, क्यों होती है और कौन सी जांच करानी चाहिए समय समय पर, ताकि समय रहते हम पकड़ सके कि किडनी ख़राब हो रही है। लेकिन जब किडनी डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो एक तो डायलिसिस कहा जाता है, वो क्या है, कब आप डायलिसिस करते हैं और कब किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है? सो किडनी की बीमारी की जब हम बात करते हैं तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि इट इज़ एन इरिवर्सिबल किडनी डैमेज। किडनी में दो प्रकार की बीमारियां होती हैं, एक तो एक्यूट किडनी डैमेज जो कि बीमारियों में रिवर्स हो जाती है किडनी की डैमेज, जैसे कि कोई स्टोन फंस जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, डिहाइड्रेशन की वजह से, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से उसमें क्रिएटिनिन बढ़ता है, एक या दो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ भी सकती, नहीं भी पड़ सकती, और कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाता है। तो ये तो एक्यूट किडनी डिजीज़ होती है। जो दूसरा सब ग्रुप है क्रॉनिक किडनी डिजीज विच इज स्लो ग्रोइंग परमानेंट डैमेज, इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ टू द किडनी, उसमें रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जो कि आपने नाम बताया डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट। सो ये सब वो तरीके हैं जिसको कि हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम से जानते हैं। सो एक कॉमन मैन के लिए आप ये समझ लें जिसका क्रिएटिनिन 5 से ऊपर है, नॉर्मल क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन एक ब्लड टेस्ट होता है जिसकी वैल्यू करीब करीब 1.2 1.5 के आसपास होती है। सो अगर किसी का क्रिएटिनिन मोर देन 5 पहुंच गया है तो एक तरह से उसकी 95% किडनी डैमेज हो चुकी है और वो CKD स्टेज 5 में है, क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5, या जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में एंड स्टेज किडनी डिजीज कहते हैं, ESRD। और ये पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए बराबर है? दोनों के लिए बराबर है। सो जब एंड स्टेज किडनी डिजीज़ हो जाता है या CKD 5 में पेशेंट पहुंच जाता है तो उसके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात हम करें तो मैं हमेशा ट्रांसप्लांट को नंबर 1 ऑप्शन रखता हूं, किडनी ट्रांसप्लांट। नंबर 2 ऑप्शन इज़ एनी काइंड ऑफ डायलिसिस, वेदर इट इज़ ब्लड का डायलिसिस, हीमोडायलिसिस या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस। इन दोनों थेरेपीज़ को एक्चुअली अगर हम कंपेयर करें, एक्चुअली तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए बिकॉज इनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। जो ट्रांसप्लांट की सर्वाइवल होती है वो हमेशा डायलिसिस से बहुत बेहतर होती है इन टर्म्स ऑफ लॉन्जेविटी, लेंथ ऑफ लाइफ, लेंथ ऑफ ईयर्स लिव्ड एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मरीज़ है, सपोज़ अगर किसी 50 साल के व्यक्ति को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, हम 100 मरीज़ ऐसे लें और उनको डायलिसिस पे डाल दें, उनको अगले 10 साल तक फॉलो करें, तो 10 साल के बाद 100 में से मुश्किल से 10 या 15 लोगों से हम मिल पाएंगे। मोर देन 80-85% लोग डायलिसिस पे 10 साल नहीं निकाल पाएंगे। विस उन्हीं 100 मरीजों का हम किडनी ट्रांसप्लांट कर दें और उनको हम 10 साल तक फॉलो करें तो 100 में से करीब 70-80-90% लोग जिंदा मिलेंगे हमें, हार्डली 10% लोग मोर्टेलिटी होगी। सो जो सर्वाइवल रेट है वो डायलिसिस से बहुत बेहतर होता है किडनी ट्रांसप्लांट का। किडनी ट्रांसप्लांट आप ऐसे समझ लें, जो किडनी है हमारी बॉडी में वो 24 घंटे रेगुलरली फंक्शन कर रही है हमारे शरीर से गंदगी निकालने के लिए, टॉक्सिन्स को निकालने के लिए। सो दिस इज़ हैपनिंग 24 आवर्स राउंड द क्लॉक।
जब हम डायलिसिस कराते हैं तो 2 दिन या 3 दिन में एक बार जाते हैं अस्पताल, वहाँ पे डायलिसिस मशीन में 4 घंटे में एक तरह से वो झाड़ू लगवा के आ जाते हैं, अपने टॉक्सिन्स को साफ़ करा के फ़िल्टर से आ जाते हैं। तो बाकी के 2-3 दिन इंटरमीडिएट पीरियड में तो वो टॉक्सिन्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और वो स्लो एंड ऑन गोइंग परमानेंट डैमेज कर रहे हैं। आइडियली तो डायलिसिस मशीन से पेशेंट को अटैच करके 24 घंटे रखना चाहिए या रोज़ 1.5-2 घंटे की डायलिसिस करनी चाहिए, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ज़्यादातर मरीज़ों में जो मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस पे होते हैं उनको हफ्ते में 2 बार या 3 बार या 1 बार डायलिसिस करते हैं, जिससे कि वो 4 घंटे में वो सारी गंदगी को निकाल दें और वो ठीक रहें। और जो घर पे करते हैं डायलिसिस, उसको कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। वो पेट की, इनफैक्ट अब तो पोर्टेबल डायलिसिस मशीनें अच्छी आ गई हैं, तो घर पे भी लोग खूब डायलिसिस कर सकते हैं। एक पेट के पानी से डायलिसिस होती है जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, वो भी घर पे कर सकते हैं। तो ये सब विभिन्न मोडालिटीज़ हैं। हर मोडालिटी की इफ़िकेसी, पेशेंट का सर्वाइवल, उसके कॉम्प्लिकेशंस और उसकी लॉजिस्टिक्स फ़र्क हैं, बिकॉज डायलिसिस सेंटर्स हर जगह नहीं है। तो कोई आदमी अगर सपोज़ हिमाचल के किसी दूर दराज के गांव में रहता है, उसको हर दूसरे दिन उसके पास उसका कोई बेटा नहीं है जो कि उसको रोज़ लेके आए डायलिसिस कराए, तो उसके लिए घर वाला डायलिसिस बेहतर है। कुछ लोग हीमोडायलिसिस नहीं बियर कर पाते, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है या इलेक्ट्रोलाइट्स गड़बड़ हो जाते हैं या उनको डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम होने लगता है, एन्केफेलोपैथी हो, तो कई लोगों को हीमोडायलिसिस सूट नहीं करती। तो इस प्रकार से सभी लोगों के डायलिसिस करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम सर्वाइवल की बात करें तो डायलिसिस का सर्वाइवल ट्रांसप्लांट से बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है। और स्पेशली हमारी कंट्री में जहाँ की उतनी एडवांस्ड मशीनें नहीं हैं, उतनी अच्छी टेक्निक्स नहीं हैं, उतने अच्छी क्वालिटी के कंज्यूमेबल्स नहीं यूज़ होते और ज़्यादातर कंज्यूमेबल्स रीयूज़ होते हैं। जो घर पे कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल, हाँ, वो पेट में एक नली डाल देते हैं। तो वो अगर करते हैं रोज तो भी वो क्लीन नहीं हो रहा होता? नहीं, उसकी इफिकेसी बड़ी कम होती है। उससे जो क्लियरेंस की फिल्ट्रेशन होती है वो बहुत कम लेवल की होती है। हीमोडायलिसिस वाले फिल्टर से बहुत तेज़ी से क्लियर हो जाता है। तो अलग अलग मशीनों की इफ़िशियंसी भी अलग अलग है, उनकी कैपेसिटी अलग अलग है। इन सब तरह की डायलिसिस से ट्रांसप्लांट का आउटकम सदैव बहुत सुपीरियर रहता है। लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए डोनर चाहिए। हाँ, ट्रांसप्लांट के जो हमारे देश में लॉज हैं वो बड़े सख्त हैं और बहुत ही क्लियर कट कानून है हमारे देश में। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट ऑफ इंडिया है, जो कि ये कहता है कि जो किडनी देने के लिए जो आदमी या औरत या जो भी है वो फैमिली मेंबर होना चाहिए। जो ट्रांसप्लांट एक्ट में एक डेफिनेशन है नियर रिलेटिव की और नॉन नियर रिलेटिव की। तो नियर रिलेटिव होते हैं माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड चिल्ड्रन। जो 2009 में अमेंडमेंट आया उसमें ग्रैंड पेरेंट्स को भी या ग्रैंड चिल्ड्रन को भी एज डोनर्स एक्सेप्ट कर लिया गया इन द डेफिनेशन ऑफ नियर रिलेटिव्स। इसके अलावा जो कोई भी है, चाहे वो फैमिली फ्रेंड है, चाहे चाचा का बेटा है, चाहे चाची की लड़की है या फिर नाना ताया, कोई भी अगर जो है और कोई रिलेटिव है तो वो नॉन नियर रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है। जो हमारा एक्ट है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट ऑफ इंडिया, उसमें ये प्रोविज़न इमोशनल अटैचमेंट का भी है। तो कोई अगर परिवार के साथ बहुत पुराने समय से इमोशनली अटैच्ड है, जो एक्ट है ये कहता है कि किसी भी प्रकार का दबाव या पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, ऑर्गन की खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए और किसी तरह की हैरेसमेंट या किसी तरह की ज़बरदस्ती ये नहीं होना चाहिए। सो अगर दैट इज़ व्हाट इज़ द ह्यूमैनिटेरियन बेसिस ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट। तो एक्ट ये कहता है, एक्ट वांट्स टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द फैसिलिटी विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड। सो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर की ज़रूरत होती है जिसका कि ब्लड ग्रुप मैचिंग हो या सेम हो पेशेंट से, और दूसरा जो ट्रांसप्लांट का खर्चा है वो थोड़ा सा नॉर्मल दवाइयों से ज़्यादा होता है शुरू के कुछ सालों में। हालांकि लंबे समय में अगर हम देखें तो जो ट्रांसप्लांट का खर्चा है वो बहुत कम होता है डायलिसिस वाले मरीज़ों से, बिकॉज ट्रांसप्लांट करा के मरीज़ लगभग नॉर्मल हो जाता है, उसकी दवाइयों का जो खर्चा है वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है। डायलिसिस में जो उसका खर्चा है वो धीरे से कम होना शुरू होता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। हर 3 महीने में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, कभी अस्पताल में एडमिट होता है वो मरीज़, कभी फिस्टुला ब्लॉक हो जाता है, कभी नली ब्लॉक हो जाती है, कभी पर्माकैथ में इन्फेक्शन हो जाता है। सो मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती रहती हैं और ये पेशेंट्स किसी न किसी तरह से हॉस्पिटल में एडमिटेड होते रहते हैं और इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है और इसकी वजह से इनका जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता जाता है।
तो जितना ज़्यादा समय डायलिसिस पे बिताते हैं, एक तो लॉन्जेविटी उतनी शॉर्टन होती जाती है और खर्चा उतना बढ़ता जाता है। तो अल्टीमेटली खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी नहीं होती और लेंथ ऑफ लाइफ भी नहीं होती। तो इसलिए ट्रांसप्लांट सदैव एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। और किसी भी पेशेंट को अगर कहीं से उनका डोनर कोई फैमिली मेम्बर तैयार हो जाता है तो ट्रांसप्लांट के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में, इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सलाह लेना चाहिए। तो अब इसी पे बात करते हैं, क्योंकि आपने सैकड़ों किडनी ट्रांसप्लांट आप अभी तक कर चुके हैं, आपको किडनी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, रोबोटिक सर्जरी करते हैं आप किडनी ट्रांसप्लांट करते हुए अब जब डोनर भी मिल गया और जिसकी किडनी डैमेज है वो भी आप है, सामने मरीज है, अब प्रोसेस कैसे शुरू होता है? जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दो तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो मेडिकल रिक्वायरमेंट है और एक लीगल रिक्वायरमेंट है। सो मेडिकल रिक्वायरमेंट जो है उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैचिंग का टेस्ट होता है, जिसको ब्लड ग्रुप मैचिंग और क्रॉस मैचिंग। तो एक तो ब्लड ग्रुप या तो सेम हो या डोनर का ब्लड ग्रुप ओ हो, बिकॉज ओ इज़ ए यूनिवर्सल डोनर। एक तो ये मैचिंग चाहिए हमें। दूसरी मैचिंग जो है वो क्रॉस मैचिंग है, टिश्यू मैचिंग है, यानी कि टिश्यू से जो उसका क्रॉस मैच है वो फेवरेबल होना चाहिए पेशेंट के लिए, वो अनफेवरेबल नहीं होना चाहिए। तो ये दो मेन मेडिकल मैचिंग है। इसके अलावा जो भी टेस्ट्स होते हैं वो ये पेशेंट की फिटनेस देखने के लिए होते हैं कि वो सर्जरी करा सकता है या नहीं। जो लीगल एस्पेक्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट ने बहुत सिंप्लीफाई कर रखी हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो रिक्वायरमेंट है वो है एफिडेविट्स की, जो कि डोनर और रिसिपिएंट का एफिडेविट बनता है, जो कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से अटेस्ट होता है। जिसको किडनी की बीमारी है वो एक उसका प्रोफार्मा है, उसमें एफिडेविट में वो लिखता है मेरा नाम ये है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा आधार नंबर ये है, मुझे किडनी की बीमारी है और मेरा भाई या मेरी बहन या मेरी वाइफ मुझे अपनी मर्ज़ी से किडनी देना चाहती है और डॉक्टरों ने बताया कि ट्रांसप्लांट से मेरा इलाज हो जाएगा। उसी तरह से एक डोनर का प्रोफार्मा होता है जिसमें कि वो प्लेज करता है कि मैं अपने भाई को या बहन को अपनी मर्ज़ी से किडनी देना चाहता हूँ, मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, कोई हैरेसमेंट नहीं है, ना ही कोई पैसे का लेन देन है, और आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आई वांट टू डोनेट माय किडनी। तो ये दोनों एफिडेविट्स जो होते हैं ये फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से अटेस्ट होते हैं। इसके अलावा जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो कि फैमिली मेम्बर्स के रिश्तेदार हैं, जो कि ये सत्यापित कर सकें कि ये एक्चुअली हस्बैंड वाइफ हैं या एक्चुअली भाई बहन हैं, विटनेस होते हैं, तो उनके भी एफिडेविट्स लगते हैं जो कि ये प्रमाणित कर सकें कि ये सच में हस्बैंड एंड वाइफ हैं। इसके अलावा एक पुलिस वेरिफिकेशन होती है जो कि बड़ा मैंडेटरी प्रोसेस है लॉ का, जिसमें कि डोनर का आधार कार्ड और उसके घर की और रिसिपिएंट का आधार कार्ड उसके घर की वेरिफिकेशन होती है। इसके अलावा कई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न की स्क्रूटिनी होती है। बड़ा लंबा प्रोसीजर। हाँ, बिकॉज अगर तो डोनर जो है वो बहुत गरीब है और रिसिपिएंट बड़ा रिच है, उनका एक का ITR 1 करोड़ रुपए का है, एक इनकम टैक्स ही नहीं भरा कभी, तो जो खरीद फरोख्त वाला शक होता है। हाँ, तो ये सब पैरामीटर्स होते हैं कमेटी में बड़े इंटेलिजेंट और बड़े एक्सपीरियंस लोग बैठते हैं उसमें, सरकार की तरफ से, DRME की तरफ से, सिविल सर्जन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जजेस की तरफ से। तो वो लोग काफ़ी संजीदे, बड़े एक्सपीरियंस्ड और बहुत समझदार होते हैं। तो वो ये सब चीज़ें उनको 2 मिनट में पता लग जाता है कि डोनर असली है या नकली है लोगों का। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके बाद आप एक कमेटी में अपीयर होते हैं, इंटरव्यू होता है वहाँ पे, और उसमें करीब 8-10 मेंबर बैठते हैं जो कि सारा ग्राउंड आपका चेक करते हैं, और उसके बाद वहाँ से परमिशन हो जाती है, देन यू कैन गो अहेड विद द ट्रांसप्लांट। अब फिर आपके लेवल पे आप कैसे किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं? जो एक बार हमारे पास गवर्नमेंट से जब परमिशन आ जाती है, जब गवर्नमेंट उस केस को ओके कर देती है, देन ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है वो बड़ा सिंपल है। 2 तरह से होता है। एक तो ओपन किडनी ट्रांसप्लांट होता है जिसमें कि एक करीब 10-12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर का चीरा लगता है, जिससे कि हम खोल के अंदर डोनर से किडनी निकाल के लैप्रोस्कोपिकली और किडनी को अंदर डाल के जोड़ देते हैं, और वो किडनी यूजुअली इमीडिएटली फंक्शन करने लगती है। जो पुरानी किडनी वो निकाल दी जाती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो पुरानी किडनी है, जो मदर नेचर ने किडनी को ऐसा बनाया कि जैसे जैसे वो ख़राब होती है वो श्रिंक होती चली जाती है, तो उसका साइज़ बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है और वो छोटी 5-6 सेंटीमीटर की हो जाती है, तो उसको निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है।
कुछ एक केसेस होते हैं जैसे कि जिसमें स्टोन्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन है, या रिफ्लक्स डिजीज़ है, या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है जिससे कि हैमरेज है अंदर किडनी में, या किडनी का साइज़ बहुत बड़ा हो गया, अंदर जगह नहीं मिल रही किडनी लगाने की, तब हमें किडनी निकालने की ज़रूरत पड़ती। अदरवाइज 99% ऑफ द टाइम्स हम नई किडनी को एक सेपरेट जगह साफ सुथरे एरिया में उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और ये ओपन सर्जरी से भी होता है, ये रोबोटिक सर्जरी से भी होता है। तो रोबोटिक सर्जरी काफ़ी नई तकनीक है इसको ट्रांसप्लांट करने की, और वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर हो रही है। जैसे जैसे लोगों के रिजल्ट्स इंप्रूव होते जा रहे हैं, लोग और इनकरेज कर रहे हैं पेशेंट्स को कराने के लिए। तो ये काफ़ी जैसे पहले ओपन सर्जरी होती थी फिर लोग लैप्रोस्कोपिकली कराने लगे, उसी तरह से ट्रांसप्लांट भी एक लेवल ऑफ एडवांसमेंट की तरफ अब अग्रसर है, और उसको भी किया जाता है रोबोट की मदद से और किया इस तरह जाता से किडनी चेंज कर दी जाती है। लेकिन जिससे ली है उसकी भी ऐसी चीरा लगा के है। निकालनी नहीं, भी जाती है? उसको जो निकालते है कैसे? दूरबीन से करते हैं, उसको लैप्रोस्कोपिक डोनर नेफ्रेक्टमी करते हैं। तो इट इज़ जस्ट जैसे कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है दूरबीन से, उसी प्रकार का होता है। आधे घंटे का ऑपरेशन होता है, और शरीर के निचले हिस्से से करीब 7-8 सेंटीमीटर जितनी किडनी को निकालने के लिए जगह चाहिए, वहाँ से एक छोटा सा सिजेरियन जैसे होता है, उसके मिनी सिजेरियन का आधा इंसिजन दे के वहीं से किडनी निकाल लेते हैं और उसको रिपेयर कर देते हैं। तो ये जो नीचे इंसिजन फैन एंड स्टील जिसको कहते हैं, इसकी हीलिंग बड़ी अच्छी होती है, इसमें हर्निया नहीं बनता, इसमें दर्द बड़ा कम होता है, और ओवरऑल पेशेंट की रिकवरी बड़ी फास्ट हो जाती है। सो किडनी डोनेशन के बाद हफ्ते 10 दिन के बाद डोनर अपना सारा काम नॉर्मली कर सकता है, खा पी सकता है, अपना इनफैक्ट जॉब भी ज्वाइन कर सकता कोई है। साइड इफेक्ट्स होते हैं जो दे रहे हैं अपनी किडनी उनको? नॉर्मली हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि 2-3 महीने तक भारी सामान ना उठाएं, अदरवाइज ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक मैंने नहीं एक देखा। किडनी से भी वो बहुत अच्छे से बिल्कुल। सर्वाइव। सो ये एक्स्ट्रा ऑर्गन दिया हुआ है, 2 किडनी दी है नहीं, जो रीनल रिजर्व होता है ना, रीनल फंक्शन रिजर्व, किडनी इज अ वंडरफुल ऑर्गन विच अंडरगोज हाइपरट्रॉफी या रीजनरेशन आप कह लीजिए। जैसे लिवर तो एक ही होता है, लिवर को भी हम लोग आधा स्लाइस करके आधा काट के दूसरे को लगा देते हैं। हाँ, फिर किडनी वो कहते वो रीजनरेट हो जाता है। उसी तरह से किडनी जो है ये हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जो किडनी का फंक्शन होता है, जब हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बाइसेप्स मसल फूल जाती है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। उसी तरह से किडनी जब ज़्यादा फंक्शन करती है तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, और वो पूरे शरीर का काम करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। उसमें किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी नहीं होती, और वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। इनफैक्ट कई लोग तो सिंगल किडनी के साथ ही पैदा होते हैं। सो सिंगल किडनी इज़ परफेक्टली ऑल राइट टू टेक केयर ऑफ। ये तो हुई डोनर की बात कि उसकी क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लें। जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, अब आफ्टर सर्जरी क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि फिर से डैमेज ना हो? सो ट्रांसप्लांट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि दवाएं समय पे लें। जो इम्यूनोसप्रेसिव कुछ एक मेडिकेशंस होती हैं जिससे कि किडनी के रिजेक्शन के चांसेस लगभग 0 हो जाते हैं, उन मेडिसिन्स को रेगुलर लेते रहना चाहिए। समय समय पर टाइम बाउंड मैनर में अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। शुरुआत के 3 महीने में लगभग हर हफ्ते में एक बार टेस्ट होते हैं, 3 से 6 महीने में 15 दिन में एक बार होते हैं, 6 महीने से 2 साल में महीने में एक बार होते हैं, और 2 साल के बाद करीब 3 महीने में एक बार टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो पेशेंट्स को अच्छा प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन से होने वाले दुष्प्रभाव हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे कॉम्बैट कर सकें और उनको किसी तरह की साइड इफ़ेक्ट ना हो और वो बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी सकें। इसीलिए हम लोग एक ट्रांस केयर नाम का प्रोग्राम चलाते हैं, या वर्ल्ड में आप सुनते होंगे वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स एसोसिएशन है। पेशेंट्स को हम लोग एनकरेज करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, सो दैट ये इम्यूनोसप्रेशन से होने वाली जो दवाओं के साइड इफ़ेक्ट हैं वो उनको कम से कम हो। सो ऐसे प्रिकॉशंस कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। ट्रांसप्लांट वाला मरीज़ एक नॉर्मल मरीज़ की तरह रह सकता है। जब किसी पब्लिक प्लेस में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो उसको मास्क लगा के रखना चाहिए, और किसी को बुखार है, खांसी है तो उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए, और अपने समय समय पर टेस्ट कराते रहें। इसके अलावा कोई बहुत किसी लंबे चौड़े बिल्कुल नॉर्मल। तो क्या ऐसा भी हुआ है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी किडनी कभी ख़राब हो जाती है? ऐसे भी कुछ एक अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स होते हैं जिनमें कि कई बार दवा के डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, दवाई नहीं खाते, उनमें किडनी ख़राब हो सकती है, या जो पुरानी बीमारी किडनी में होती है जिसकी वजह से जो मदर नेचर ने किडनी बनाई थी वो ख़राब हुई थी, वो बीमारी दोबारा से रिकर हो जाती है, और इसकी वजह से भी ट्रांसप्लांट किडनी ख़राब हो सकती है।